वेलकम टू द राइज। आज हम लोग अपने नए चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को लेकर आए हुए हैं। ये जो हमारे सारे अभी चैप्टर हो रहे हैं, अभी सारे जो 2023 और 24 का जो बोर्ड एग्जाम है फॉर क्लास 10th, एनसीईआरटी से जितने भी जो रेशनलाइज सिलेबस है उनका ये सिलेबस है। ये एक तरह का हमारे लिए रिवीजन है। रिवीजन बोले या इसको वन शॉट बोल दे, वन शॉट बोले यानी कि जितने भी पॉइंट्स एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हमारा यहाँ इंक्लूडेड होगा कि एनसीईआरटी का सारा पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। वैसा है कि जो कुछ एक्सपेरिमेंट को यहाँ नहीं इंक्लूड किया गया है। यदि टाइम मिलेगा तो एक्सपेरिमेंट पर भी उस पर। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक्सपेरिमेंट जो है केमिस्ट्री का, वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते ही हैं। क्योंकि जो थ्योरी है हमारा एनसीईआरटी में जो थ्योरी है, मोस्ट ऑफ द थ्योरीज आर रिलेटेड टू दैट एक्सपेरिमेंट, गिवन एक्सपेरिमेंट इन आवर बुक। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट। देखते हैं कि सिलेबस में हमारा इस बार का जो सेशन है उसका क्या सिलेबस है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, डेफिनेशन देखना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का इन द फॉर्म ऑफ H प्लस और H माइनस आयंस। जनरल प्रॉपर्टीज, एसिड बेसिस का प्रॉपर्टीज, यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। ओके, न्यूट्रलाइजेशन हो गया जो एसिड बेस का रिएक्शन है। पीएच स्केल के बारे में कॉन्सेप्ट देखना है। इसके अंदर जो लॉग से रिलेटेड है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक। लॉग से जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन जो जानना है वो यहाँ पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच का इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में। प्रिपरेशन ऑफ, और यहाँ से कुछ ये इंपॉर्टेंस होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं? सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस का जो कलर होता है ये कैसे कर देता है, उसको रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में। टेस्ट कैसा होता है? तो सावर होता है। बेसेस आर बीटर, जैसे कि एसिड सावर होते हैं तो बेस कैसे होते हैं? बीटर होते हैं। तो ये चेंज करता है रेड लिटमस को टू ब्लू में, रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर, टर्माया इंडिकेटर, ठीक। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर वो चीज है जो अपने कलर को चेंज करके या उस अपने स्मेल को चेंज करके वो ये बताएगा मेरे को कि वो चीज जिसके अंदर ये चेक कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। जब करी वगैरह यदि व्हाइट क्लॉथ पे गिर जाता है तो क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। जैसे कि करी वगैरह खा रहे हैं, खाना वगैरह, तो करी वगैरह गिर गया, या जो ग्रेवी वगैरह होता है वो गिर गया क्लॉथ पे, व्हाइट क्लॉथ पे, और उसको हम लोग वॉश करते हैं। जैसे उसको सोप के कांटेक्ट में आता है, जो कि सोप जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, तो जैसे उसके कांटेक्ट में आता है इट टर्न्स येलो अगेन, वो येलो हो जाता है बेस से के साथ आते ही। वैसे तो रेडिश ब्राउन होता है करी वगैरह, रेडिश ब्राउन होता है। जैसे ही उसको सोप स्क्रब करेंगे तो वो येलो कलर से हो जाता है फिर से, यानी कि अगेन द क्लॉथ इज washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange. ये सिंथेटिक और इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो बनाए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज, ठीक। उसके बाद इधर आ गया हमारा नेप्थलीन टू टेस्ट, ओके, नेप्थलीन टू टेस्ट एसिड और बेस, ओके। फिनोप्थलीन भी होता है, ये भी यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सब मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन आर दिस सिंथेटिक इंडिकेटर। सम इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर। बहुत सारे वैसे इंडिकेटर हैं जो कि अपने कलर चेंज करके, जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम लिटमस का। लिटमस क्या कर रहा था? कलर चेंज करके बता रहा था कि वो एसिड है या बेस है, ठीक। These are the some substance whose order change in acidic और basic medium। कुछ वैसे भी सब्सटेंस होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज कर देता है, जैसे कि उसका स्मेल ओरिजिनल कुछ और है, उसको एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाने से उसका स्मेल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है उसका स्मेल। वैसे इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वैसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक एक्सपेरिमेंट है कि ये जिंक, हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस, ये जैसे कि टेस्ट ट्यूब हुआ, इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, ओके, और इसमें डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी है, साथ साथ इधर हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी है, ये भी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ ये नॉर्मली इसको प्लेस्ट कर दिया। उसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ डिलीवरी ट्यूब से इस रिएक्शन के से क्या होगा, जैसे कि यहाँ डाइसल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, ओके। और ये हाइड्रोजन गैस को इधर से पास करवा दिया ट्यूब से। ये हमारा सोप सोल्यूशन है, ओके। सोप सोल्यूशन के साथ जब हाइड्रोजन गैस सोप सोल्यूशन के साथ आएगा, हाइड्रोजन गैस इधर ट्यूब से होते हुए जैसे ही सोप सोल्यूशन में आएगा, इधर से सोप सोल्यूशन से क्या होंगे? बबल्स निकलेंगे, जो कि हाइड्रोजन गैस फील्ड होगा उसके अंदर, ठीक। और उस हाइड्रोजन गैस को यदि हम कैंडल के जो हमारा बबल्स निकलेगा जो कि हाइड्रोजन गैस के अंदर रहेगा,
यदि उसको लाइट के कांटेक्ट में या फायर के कांटेक्ट में लाते हैं तो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ से एक और चीज पता चला कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, जब हाइड्रोजन गैस बर्न करता है तो उसका साउंड कैसा होता है? पॉप साउंड होता है। तो इसका रिएक्शन अभी हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका ये रिएक्शन है किसके साथ? डाइसल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का, जिसमें से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इवेलुएट होता है और उसको सब सॉल्यूशन से पास करवाते हैं। इसमें देखो नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मेटल क्या कर रहा है यहाँ पे अबव रिएक्शन में? जो जिंक है, जो जिंक है वो क्या कर रहा है? H2SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। पिछले में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देता है एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। अब ZnSO4 ये सॉल्ट फॉर्म कर दे रहा है। तो रिएक्शन इज एसिड प्लस मेटल इज कॉल्ड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको याद रखेंगे कि एसिड और मेटल जब कभी भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जितने भी रिएक्शन है सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस इधर से क्या हो गया, यानी कि ये क्या है? ये चेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेरे को पता चला कि ये चीज हो रहा है। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट, जिंक क्या है? एसिड है। ये मेटल सॉरी हाइड्रोक्सल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड हमारा, यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं, इधर। देखो, एक सेकेंड, देखो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारा? ये तो एसिड नाम से ही पता चल गया, ठीक। और यहाँ मेटल क्या है हमारा? जिंक। जिंक क्या है हमारा? मेटल है। और यहाँ जो सॉल्ट हमारा फॉर्म होगा, सॉल्ट क्या होगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक ना। इस रिएक्शन से, जो ऊपर रिएक्शन हमें दिया गया है उस रिएक्शन से ही हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये चीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक। इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि ये एसिड और मेटल को जब कभी भी रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। अब आगे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, जिस एक्टिविटी में क्या है कि प्लेस फ्यू ग्रेनुलेटेड जिंक, few pieces of granulated zinc metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm content, वार्म करना है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो इसी को कर रहा है वो। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज, यानी कि क्या बोल रहा है कि कुछ जिंक ले लिया, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया टेस्ट ट्यूब में। अब उसके बाद ये क्या करता है कि उसको हीट करता है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था उसमें जिंक डाल दिया, ठीक। ये देखो ये भी कर रहा है। इसमें क्या है हमारे पास? ऑलरेडी जिंक, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NOH सोल्यूशन है, NOH सोल्यूशन है, ये NOH सोल्यूशन है। इसके अंदर ये क्या करता है कि जिंक डाल देता है, सॉलिड जिंक। अब इसको नीचे से हीट कर रहा है। हीट करने के बाद इसको क्या मिलता है, दिखता है ये, बोल रहा है कि वार्म करते हैं कंटेंट को, ठीक। तो Zn जिंक, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी फॉर्म होता है। तो फिर से यहाँ पता चला कि जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो ऊपर वाला है उसी का एग्जाम्पल है ये, एसिड प्लस मेटल का, ओके। सॉरी यहाँ वहाँ एसिड था, अब यहाँ क्या हो गया? ये बेस, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस यदि मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाता है? तब पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक। तब पर भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ देखते हैं ये बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक क्या हो गया? मेटल। यदि ये हीट करेंगे या आपस में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब बेस और मेटल रिएक्ट करेंगे इस केस में भी हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यानी कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे उस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, जब एसिड बेस और मेटल रिएक्ट करेंगे इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब बस इतना ही भी था कि एसिड से रिएक्ट करे मेटल या बेस रिएक्ट करे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि जब बेस और मेटल रिएक्ट करेंगे तो कौन से गैस रिलीज होंगे, ठीक। तो एक और एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। एक्सपेरिमेंट में क्या है, बोल रहा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब ऑफ लेवल देम एज ए एंड बी। यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब है, ए है और एक ये बी है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट कितना लेना, 0.5 ग्राम इन टेस्ट ट्यूब ए में, एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक, ले लिया इसमें ए और बी में दोनों। यहाँ ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है ये, और यहाँ सोडियम कार्बोनेट इसमें ले लिया है। ठीक, सोडियम कार्बोनेट ले लिया और उधर से क्या बोला, हाँ, अब बोल रहा है एड 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट HCl बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 2 मिलीलीटर ऑफ HCl ऐड करना है। यहाँ ऐड कर दिया डाइल्यूट HCl। अब बोल रहा है क्या ऑब्जर्व करेंगे इस केस में, बोल रहा है कि जैसे ही इसमें एसिड ऐड करेंगे, मेटल में जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे, तो यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होगा। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, इसका आंसर क्या होगा कि CO2 गैस जो है, CO2 गैस इवॉल्व करेगा, CO2 गैस इवॉल्व करेगा, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अब बोल रहा है कि जो गैस यहाँ प्रोड्यूस हुआ CO2, उसको लाइम वाटर से पास करवा दो, यहाँ जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके बैठा हुआ है, ये इससे पास करवा दो। अब बोल रहा है रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी कैन बी रिटन एज इतना टेस्ट ट्यूब ए में कौन रिएक्शन हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, जहाँ पे भी CO2 गैस रिलीज हो रहा है, जो कि हम ऑब्जर्व किए एक्सपेरिमेंट के थ्रू। H2 लिक्विड प्लस CO2। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, जो कि HCl बोला है, दोनों में ऐड करना है कितना, 2 मिलीलीटर। यहाँ पे भी HCl ऐड किया, यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ भी CO2 गैस रिलीज हो रहा है। अब बोल रहा है कि उसमें दिया है कि इसको पास कहाँ से कर देना है, CO2 गैस पास करवाना है जो कि इवॉल्व हुआ लाइम वाटर से। तो इस केस में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ CO2 गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये इधर हो रहा है, उसको टेस्ट ट्यूब के थ्रू ला करके कहाँ से पास करवा देना है, जो लाइम वाटर होगा हमारे पास, लाइम वाटर से पास करवाएंगे। लाइम वाटर से पास करवाने के बाद वाइट प्रेसिपिटेट हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ हो गया CaCO3 लाइम वाटर प्लस CO2, हमें क्या मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक, प्लस H2O। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यदि हम लाइम, यदि CaCO3 जो है, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें बना ये, अब हम इसे जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिला, अब उसको वाटर में डाल देंगे। वाटर में डालने के बाद एक्सेस CO2 पास करवा दिए, जो CO2 है ये हमारा कितना है, एक्सेस है, मतलब कि जितना चाहिए उससे ज्यादा है। तब हमें क्या मिलेगा, फिर से CaCO2, फिर से हमें लाइम वाटर मिल जाएगा, जो कि एक्वस होगा। फिर से इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ये जो रिएक्शन हो गया कैसा हो गया, रिवर्सिबल हो गया। समझ में आ रहा है कि लाइम वाटर को यदि कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस यहाँ नहीं है, जितना चाहिए उतना, कार्बन डाइऑक्साइड यदि पास करवा दिए तो CaCO3 का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस H2O लिक्विड है। अब फिर से इसको पूरे कंटेनर में जो फॉर्म हुआ प्रोडक्ट हो, इसमें हम एक्सेस CO2 पास करवा दिए। क्या करेंगे, एक्सेस CO2 जो है गैस, वो एक्सेस, ये वाला रिएक्शन, फिर से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, CO, यानी कि ये रिएक्शन जो यहाँ हमें दिख रहा है। ठीक, ठीक है, यही सेम सेम कॉन्सेप्ट है। देखो जो यहाँ हमें बना, यहाँ एक्सेस CO2 पास करवा दिया, ठीक है ना, तो फिर से रिवर्सिबल हो गया रिएक्शन, फिर से हमें CaHCO3 मिल गया। अब बोल रहा है कि लाइम स्टोन, चौक, मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि सबका केमिकल फार्मूला एक ही होता है, लाइम का, चौक का, मार्बल का, सबका केमिकल फार्मूला सेम होता है। केमिकल फार्मूला कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन ये सभी क्या है, डिफरेंट फॉर्म है। हो सकता है इनका जो इंटरमोलिकुलर लिंकेज हो वो डिफरेंट हो, कुछ मतलब ये सब कुछ डिफरेंट होता है इनके अंदर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। सब है कैल्शियम कार्बोनेट ही, सबका फार्मूला वही है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट है। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन यहाँ है, यही बात यहाँ बोला जा रहा है कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। अब यहाँ जैसे कि एग्जांपल में देख लो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl को सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये सॉल्ट हो गया, ये क्या हो गया, वाटर। ठीक, सॉल्ट एंड एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, यानी कि अब यहाँ से टॉपिक हमारा वो खत्म। ये दूसरा चीज, ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो ना, एसिड है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, एसिड और बेस मिला
क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस मिला तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, दिख रहा है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, देखो बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली स्टार्टिंग। देखो एक बात यहाँ पे है, यहाँ इस बात को ध्यान देना है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली ऐड करना है। कॉपर ऑक्साइड ले लिए हैं बीकर में और उसमें डाइल्यूट HCl धीरे धीरे ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते रहेंगे। नोट दैट द कलर, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, बोल रहा है कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन को क्या करना है, नोट डाउन करना है। व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, तो जो उसका कलर होगा ऑब्जर्व करेंगे यदि तो हम लोग देखेंगे उसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। कैसा, ब्लू ग्रीन टाइप का उसका कलर रहा होगा, ठीक। तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। अब बोल रहा है यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, यहाँ भी मेंशन है कलर जो है वो ब्लू ग्रीन, एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड, जो ब्लू ग्रीन कलर है वो किस कारण है, कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण जो कलर है हमारा ब्लू ग्रीन हो गया है। सॉल्यूशन का कलर जो ब्लू ग्रीन हो किसके कारण हुआ है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड इन द रिएक्शन, द जनरल रिएक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड एंड एसिड ऑक्साइड एंड सॉरी मेटल ऑक्साइड एंड एसिड इज रिटन एज, ओके। यानी कि ये रिएक्शन क्या बोल रहा है कि जब कभी भी मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यहाँ लिख लो मेटल, सॉरी मेटल ऑक्साइड आर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये सभी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं, ओके। तो जब बेस, फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया, जब बेस है ये बेसिक नेचर का है, यानी कि बेस यदि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, ये तो जाना जाना पहचाना रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस, यहाँ बोल रहा है नॉन मेटल विद बेस, तो नॉन मेटालिक यहाँ भी एक पॉइंट डाल लो कि जो नॉन मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मेटालिक होते हैं वो सभी कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब फिर से यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, यदि इसका रिएक्शन हम गौर से देखें तो नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉरी यहाँ एक टर्म छोड़ दे छूट गया है, देखना नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यहाँ ऑक्साइड जोड़ देना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ओके। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर नहीं होते हैं, उसके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो उसके ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब उसका रिएक्शन देख लेते हैं, क्या रिएक्शन रहा होगा उसका। तो इसका रिएक्शन है यदि नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस, ये भी क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटालिक कैसा होता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट, यानी कि ये दोनों ही जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का केस हो गया, दोनों ही रिएक्शन कैसा केस हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का केस हो गया ना। अब देखो कि ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, जितने भी एसिड है यदि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, यदि जितने भी ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस, क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस, कब, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने पीछे भी देखा। सो हाइड्रोजन सिम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता ही है, रहता ही है, ठीक। ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लूकोज और अल्कोहल का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि दो नेल है और HCl सोल्यूशन है, ठीक है, HCl सोल्यूशन है और ये दोनों जो नेल है वो रबर कर्क पे है, यानी कि ये तो इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया रबर कर्क,
ये हमारा कैसा मटेरियल हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल। इससे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। यानी कि एक ही मीडियम है जब बल्ब ग्लो कर सके। ये जो यहाँ एसिड है, यदि ये एसिड जो है ये यदि कंडक्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी को इस नेल से इस नेल पर, इस नेल से इस नेल पर, तो ही कुछ चांसेस हैं कि भाई क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। बल्ब ग्लो करने का एक ही चांसेस है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे जैसे ही, हम क्या देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि एचसीएल जो है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वो H प्लस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन, अभी हमने देखा कि जितने भी एसिड होते हैं सबके पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस H प्लस होता है, H2 होता है। तो यहाँ HCl जो है वो H प्लस में टूट जाएगा, और H प्लस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा इस नेल से इस नेल पर, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा तो फिर बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, आयंस के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। तो एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H प्लस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। एक्वस सॉल्यूशन में एसिड जो है प्रोड्यूस H प्लस आयन, ठीक, यहाँ दिया है कि एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन में विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि वो सबस्टांस जो लिए हम, क्या वो एसिड है या बेस है। ठीक, बेस का हो सकता है, आगे देखेंगे हम। हाँ, बेस का यहाँ देखते हैं। देखो, द एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है वो सजेस्ट करता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो कैसे फॉर्म हुआ, HCl से कैसे टूटा, वाटर के प्रेजेंस होने के कारण। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैंट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि जो H प्लस फॉर्मेशन है, H प्लस फॉर्मेशन है, यदि वाटर नहीं रहा, यानी सॉल्यूशन यदि एक्वस नहीं रहा, तो HCl जो है या कोई भी एसिड हो वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा H प्लस में। वो एक्वस यानी कि सॉल्यूशन में वाटर रहने के कारण ही H प्लस में ब्रेक डाउन कर पाता है। ये बात बोल रहा है। यानी कि देखो, HCl जो है वाटर रहे तभी ये H3O प्लस Cl माइनस। अब बात है कि भैया H3O प्लस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। देखो, ठीक, तो हाइड्रोजन देखो, जैसे कि HCl से जैसे ही वाटर में उसको डालेंगे, ठीक, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। HCl जैसे ही डालेंगे तो ब्रेक डाउन होगा। जो HCl का H प्लस है और वाटर का जो H है, H2, और इसका एक H, ये दोनों ही तुरंत रिएक्ट कर जाता है वाटर में, और रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्योंकि ये जो H प्लस है अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, H प्लस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वाटर के साथ तुरंत उसी समय रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H3O प्लस और H प्लस इन आयन इन वाटर, H प्लस आयन इन वाटर। ठीक, यानी कि एसिड पहचानने का एक तरीका और क्या हो जाता है कि एसिड गिव्स H3O प्लस एंड H प्लस आयंस इन वाटर, वाटर में। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे कि NOH है, यदि उसका एक और सोल्यूशन लिया वाटर में तो Na प्लस OH माइनस में टूट गया। अब यहाँ H प्लस में हो रहा था ब्रेकडाउन, ठीक ना, H3O प्लस में, यहाँ अब OH माइनस देखने को मिलेगा, KOH है। ये सभी क्या है? ये HCl क्या था? एसिड था। अब ये NOH क्या हो गया? बेस हो गया। ये भी क्या हो गया? बेस। ये भी बेस। ये सभी अब क्या हो गए? बेस हो गए। यानी कि इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि बेस जब भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, बेस को यदि वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा? OH माइनस। वो क्या देगा? OH माइनस। ठीक, वहां से हमको OH माइनस मिलेगा। देखते हैं आगे क्या लिखा है कि बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। वैसे बेस जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं उनको हम, अल्कलीज। ठीक, अब देखेंगे ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जितने भी बेस हैं सारे बेस वाटर में नहीं डिसॉल्व होते हैं, लेकिन जितने भी अल्कली हैं वो सभी वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अल्कली तो पता है कि अल्कली क्या होता है? वाटर डिसॉल्व होता है। और वो सभी बेस होते हैं। ठीक है, ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज। इस चीज को ध्यान रखना कि ऑल बेस आर नॉट अल्कली। ठीक, क्रॉस दे दिए। बट ऑल अल्कली
क्या होता है? बेस होता है। सारे अल्कली क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब देखेंगे कि एन अल्कली इज अ बेस डिजॉल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच। अल्कली का फीचर बता रहा है कि वो सोपी होते हैं, टच करेंगे, बीटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं, नेवर टेस्ट और टच बिकॉज दे काउज हार्म। देखिए सारे बेस वाले प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि अल्कली भी क्या है? बेस है। बस इतना ही डिफरेंस है कि ये वाटर डिजॉल्व सोल्यूबल होता है, वाटर में डिजॉल्व कर देता है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक चीज कभी भी ध्यान देना, यदि कंटेनर में हम इधर पहले से एसिड ले रखे हैं, इसमें एसिड है, और हम इसमें बाहर से क्या कर रहे हैं कि वाटर डाल रहे हैं, तो ये कभी नहीं करना, ये कभी नहीं करना। वही बात यहाँ लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। क्या बोल रहा है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। मतलब कि एसिड को डालना है, मतलब कि इस प्रोसेस को नहीं करके हम क्या करेंगे, इधर वाटर है हमारा तो वाटर ले लेंगे और इसमें हम एसिड डालेंगे, वो भी कैसे? पूरा नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। वो भी कैसे डालेंगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप से डालेंगे और उसको कंटिन्यूअसली हम क्या करते रहेंगे? स्टायरिंग करते रहेंगे, उसको हिलाते रहेंगे, उसमें मिलाते रहेंगे। अपना जो हमारे पास जो भी रहेगा, स्पिन वगैरह, स्पून हो, कुछ भी हो, उससे हम स्टीर करते रहेंगे उसको। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, इट द हीट में जनरेट काउज द मिक्सचर एक्सप्लोजन। यदि ये काम करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है और हो सकता है कि हमारा बीकर भी बर्स्ट कर जाए, बीकर भी टूट जाए। मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक बहुत सारा हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है रॉन्ग प्रोसेस है, हार्म कर सकता है किसी भी। ठीक, अब बोलता है मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस। ओ H माइनस या H3O प्लस बोल रहा है कि एसिड और बेस को वाटर के साथ यदि मिक्स करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। सच a process is called dilution and acid or base are processed to be diluted। उसको बोलने को डाइल्यूट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एसिड ऐड कर रहे हैं वाटर में धीरे धीरे, या हम क्या कर रहे हैं? अपने एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करना मतलब कि उसके स्ट्रेंथ को कम करना, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, उसी को बोलते हैं डाइल्यूट। उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। कोई एसिड हमारे पास या बेस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो ओरिजिनल था उसको कम कर दिया तो बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस है। और ये डाइल्यूट कैसे हुआ? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एसिड और बेस के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक, अब आता है पीएच से रिलेटेड। पीएच क्या है? ठीक, तो स्केल ऑफ फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। इज कॉल्ड, यहाँ ट्रिपल एच हो गया, ट्रिपल एल हो गया, इज कॉल्ड पीएच स्केल। ओके, ये बेकार, उसको बोल देंगे पीएच स्केल। शुरू में हमने बोला था कि इसका जो लॉ वगैरह से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है, तो वैसे भी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। इसमें देखेंगे कि जो H प्लस, अब क्या बोल रहा है कि H प्लस से हम मेजर करेंगे। यदि हमारे पास वो स्केल है जो कि H प्लस को मेजर करेगा किसी भी सॉल्यूशन में कि हाइड्रोजन आयन कितना है, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस कितना है, उससे हमें बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। सिंपल फंडा हम देखेंगे जो एसिड होते हैं उसमें क्या होते हैं? H प्लस ज्यादा रिलीज होंगे, वो H प्लस, और जो बेस होते हैं इसमें OH माइनस ज्यादा रिलीज होगा। यानी कि OH माइनस ज्यादा रिलीज होगा तो इसका मतलब कि H प्लस कम होगा, होगा लेकिन कम होगा। H प्लस यहाँ ज्यादा मतलब कि OH माइनस कम। यहाँ से हम एसिड और बेस पकड़ सकते हैं, यानी कि जिसमें ज्यादा H प्लस मिला वो एसिड हुआ, जिसमें कम मिला वो बेस हो गया। इसका भी रेंज है कि किस रेंज के नीचे आया, किस रेंज के क्या आया तो उसको एसिड बोलेंगे। जैसे कि हमारा पीएच यदि 7 मिला उसको बोलेंगे कि न्यूट्रल एसिड है। ठीक, न्यूट्रल है वो, नहीं एसिड नॉट बेस। यदि उसका पीएच 7 से कम मिला वो बोलेंगे कि एसिड है। और 7 से जैसे ही दूर जाता जाएगा किधर? जीरो की ओर, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। और इधर बेस जो है वो जितना 7 से दूर जाता जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, वो इतना, सॉरी, जो जितना 7 के नजदीक रहेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, इधर H प्लस, सॉरी, दोनों तरफ सेम फंडा है, जितना दूर जाएगा 7 से वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड या उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे कि
यदि हमारा 14 हो गया, लास्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो पीएच स्केल जो हमें पढ़ना है उसका रीडिंग जो होता है 0 से 14 होता है, उसका हाफ 7 यानी कि वो न्यूट्रल हो गया। यदि हम जितना 14 की तरफ रहेंगे, जितना 7 से दूर रहेंगे 14 की तरफ, उतना बेसिक रहेगा हमारा जो सोल्यूशन है या सब्सटेंस जो बेसिक नेचर उतना ज्यादा शो करेगा। 7 से 0 की तरफ, जितना 0 की तरफ रहेंगे उतना एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक, ये रहा है ग्राफ पीएच ऑफ सम कॉमन स्केल शोन इन पीएच पेपर। गैस्ट्रिक जूस का 1 के करीब होता है। लेमन जूस, ये देख लेना है क्योंकि एग्जाम ये पूछ सकता है कि प्योर वाटर जो हमारा ब्लड है उस ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, जो कि हम क्या करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ करते हैं, जब पेन वगैरह स्टमक में होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, अनडाइजेशन हो जाता है, तो उस टाइम हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं पेन से रिलीफ लेने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। ये बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस है ये, जो जितना 14 की तरफ इस साइड रहा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना जो इस साइड 0 के करीब रहा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो 7 पर रहा वो न्यूट्रल। जैसे कि हमारा ब्लड जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन H प्लस और H माइनस कैन, यानी कि स्ट्रेंथ जो है पहले भी हम देख लिए कि H प्लस और H माइनस पर डिपेंड करेगा। यदि H प्लस ज्यादा तो एसिड, H प्लस कम और OH माइनस ज्यादा तो बेस। एसिड दैट गिव्स राइज ऑफ मोर H प्लस एन टू बी स्ट्रॉन्ग, जो जितना वैसा एसिड, जैसे दोनों ही एसिड है ए और बी, ये दोनों हमारे एसिड है, लेकिन ये ज्यादा H प्लस दे रहा है ए और ये कम H प्लस दे रहा है, तो जो ज्यादा H प्लस दे रहा है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम दिया हुआ स्ट्रॉन्ग वीक बेस, वीक एसिड। ठीक, जस्ट उल्टा हो गया। अब इसमें है कि आवर बॉडी वर्क्स विथ इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा बॉडी का जो वर्किंग रेंज है पीएच का वो 7 से 7.8 के अंदर है। द पीएच रेंज, देखो पीएच जो जो रेन वाटर होता है, यदि उस रेन वाटर का पीएच जो है 5.6 से कम हो तो वैसे रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। ये पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज एसिडिक रेन, पूछता है कि एसिडिक रेन क्या है, एसिड रेन क्या है। तो एसिड रेन क्या है, जिसका वो ऐसा रेन जिसका पीएच 5.6 से कम हो उसको एसिड रेन बोलते हैं। ड्यूरिंग indigestion of stomach produce too much acid, this cause pain and irritation। to get rid of this pain people use base, जिसको हम लोग एंटा एसिड बोलते हैं। जैसे कि हमारे ये सबको पता होगा हमारे स्टोमक में जो है HCl प्रोड्यूस होता है, जो कि हाईली कोरोसिव और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये पेन काउज करता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, उससे आराम लेने के लिए हम लोग बेस यूज करते हैं, क्योंकि वो एसिड है, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस न्यूट्रलाइज करेगा। और तो उस वैसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से बोलते हैं एडिबल बेस जो होता है उसको एंटा एसिड बोलते हैं। एंटा एसिड है वो, एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ, हो सकता है कुछ डिसऑर्डर हो जाए डाइजेशन के दौरान, तो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन, एंटा एसिड। एंटा एसिड के कुछ एग्जांपल जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको, मिल्ड बेस है, इट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब आता है टूथ इनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सापेटाइट। ठीक, जो हमारा इनामेल है टूथ, यानी कि हमारा जो इनामेल है दांत का, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइपेटाइट पेटाइट से बना है। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या है, हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट क्या है, एक तरह का कैल्शियम फॉस्फेट, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, बट इज कोरेटेड इफ pH ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। जो हमारा इनामेल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी का है, वाटर में डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन यदि हमारे माउथ का pH 5.5 से कम रहा तो वो कोरोड कर सकता है। बी स्टिंग लिप्स एंड एसिड विच काउज पेन एंड इरिटेशन। जैसे कि बी वगैरह हो गया, एंट हो गया, वो सब यदि कट कर दे, स्टिंग कर दे, तो स्टिंग के दौरान क्या करते हैं कि वो एसिड छोड़ देते हैं और वो पेन करता है, वो इरिटेशन करता है। उससे मतलब कि आराम लेने के लिए, उससे आराम लेने के लिए हम क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं, मिल्ड बेस लेते हैं, लाइक बेकिंग सोडा ऑन दिस स्ट्रॉन्ग एरिया टू गेट रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स। एक नेटल लिप्स होता है, यदि उसके पास एक हेयर होता है थिन टाइप का, यदि वो आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसके जो हेयर होते हैं उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, जो कि बहुत ज्यादा बर्निंग पेन क्रिएट करता है। यदि आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन, मतलब कि बर्निंग टाइप का
फीलिंग होता है। बर्निंग जिस तरीके से यदि बर्निंग हो जाता है, बर्न कर जाता है स्किन वगैरह, उस तरीके का यहाँ फील होता है। अब कुछ एसिड है, नेचुरल सोर्स है एसिड के, जैसे कि एसेटिक एसिड है जिसका विनीगर है सोर्स, साइट्रिक एसिड ऑरेंज, टाइट्रिक एसिड टर्मरिन, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से मिलता है, उसमें होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, साइट्रिक एसिड लेमन में, मिथेनोइक एसिड एंट स्टिंग, ठीक है ना, जब एंट स्टिंग करता है, काटता है, तो वो मिथेनोइक एसिड लीव कर देता है हमारे बॉडी में, ठीक है। नेटल स्टिंग यहाँ भी देखें जो कि मिथेनोइक एसिड। डिपॉजिट ऑफ सोयल सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. Okay. बोल रहा है कि डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट्स होते हैं बहुत जगह पर, जो सॉलिड सॉल्ट होते हैं उनका डिपॉजिट होता है, उनको एक जगह प्लेस किया जाता है, उनका कलर ब्राउन होता है, क्यों? तो इम्प्योरिटीज के कारण। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। उसको क्या बोल देते हैं हम, रॉक सॉल्ट। यानी कि जो हमारे सीज है, समुद्र है, उसमें बहुत हजारों मिलियन साल पहले एक रॉक का, चट्टान का, कैसा चट्टान, सॉल्ट का एक लेयर है जो कि ड्राइड अप हो चुका है, वहीं से रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक अ कोल। समुद्र के अंदर से या और भी कहीं जो है जहाँ अंदर अंडरग्राउंड में, जैसे कि कोल वगैरह जिस तरीके से माइंड किया जाता है, उसी तरीके से इस रॉक सॉल्ट को भी हम लोग माइंड करके निकालते हैं। अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। अब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में का ये क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिकम्पोज होता है, फॉर्म डिकम्पोज करने के बाद वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कौन? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से, ठीक, यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो डिकम्पोज होकर के क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस यस, NaCl का एक और सोल्यूशन है, मतलब कि NaCl प्लस H2O है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों क्लोर बोलते हैं भाई? क्योंकि क्लोरीन फॉर्म होगा। वाटर है यहाँ पे, NaCl प्लस H2O, एक्वस करने का मतलब H2O के साथ है, NaOH तो बन गया, बचा Cl, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, HCl। कैसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म इज क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस, यही प्रोसेस है। यदि NaCl जो है, यदि NaCl रिएक्ट करेगा H2O के साथ, लिक्विड के साथ, एक्वस है, क्यों एक्वस यहाँ लिखा गया? क्योंकि H2O है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना Cl2। इस Cl2 फॉर्मेशन के कारण हम इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोरीन इसके लिए हो गया, और ये जो हमारा है अल्कली है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये प्रोसेस है वो पूरा एक्सपेरिमेंट है, सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिससे कि हम क्लोर अल्कली प्रोसेस का ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह फॉर्म हमें मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहीं से मिलता है ये, ठीक। इधर से ब्राइन सोल्यूशन हो गया, इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl इधर निकला। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्या है, ये NaCl, NaCl यहाँ डिजोल्व होगा H2O के साथ, तो जो Na प्लस है, जो Na प्लस है वो कैथोड के पास आके के सब पेस्ट हो जाएगा कैथोड पर, और जो Cl माइनस है वो इस पे आ जाएंगे एनोड पर, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लॉजिक है। एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और क्लोरीन जो होता है Cl माइनस नेगेटिवली चार्ज, अट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे। उसके बाद से हम क्लोरीन अलग मिल गया हमें, ये अलग मिल गया, और इधर से H2O गैस निकल जाएगा, इधर Cl2 गैस, तो फाइनली हमें मिलेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फाइनली हमें इस बीकर में मिल जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन वहां फॉर्म होता है, क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वही क्लोरीन यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। ये भी क्लोरीन के हेल्प से ही फॉर्म होता है। कैसे? जो ड्राई सिलेक्ट लाइम होते हैं, जैसे देखो, इस पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा देंगे, बन गया ब्लीचिंग पाउडर। यही क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो गया? ये ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या हमारा सिलेक्ट लाइम है, यानी कि क्लोरीन का यूज यहाँ पे भी आया। अब है आगे,
ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है? तो कॉटन ब्लीचिंग में, लिनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ब्लीचिंग वुड वगैरह, ठीक है, वुड पल्प इन पेपर पेपर फैक्ट्रीज में भी यूज होता है, क्रॉस वार्ड लॉन्ड्रीज वगैरह में, ठीक है ना, जहाँ वॉशिंग होता है क्लॉथ्स का, वहां पे इसका यूज होता है। ये बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तौर पे यूज होता है। और वाटर से जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जैसे कि आरओ वगैरह में देखेंगे, तो इसका यूज होता होगा, ठीक, क्योंकि ये क्या करता है कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो होते हैं उसको फ्री फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स फ्री फॉर्म करता है। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन प्रोसेस यही है, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड। अब ये जैसे कि ब्लीचिंग का देखें, क्लोरीन के यूज से बनता है। अब यहाँ ये किसके हेल्प से बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2, NH3 के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। यही क्या होता है हमारा? बेकिंग सोडा होता है। यही क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। यूजेज इसका क्या है? फॉर मेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर फॉर मेकिंग, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जो कि बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है, ठीक ना। बेकिंग सोडा का मिक्सचर, देखो यहाँ बेकिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये याद रखना है, सबका नाम याद रखना है ऐसे, केमिकल नेम और साथ साथ उसका कॉमन कॉमन नेम। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जैसे कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का इसका कॉमन नेम क्या है? ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बताइए, एंड मिल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड फॉर्म होता है इससे व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन, यदि इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ये सारी रिएक्शन ये होता है। NH3 बेकिंग सोडा को वाटर के साथ, तो इसका H प्लस जो वाटर का है, इसका से रिएक्ट करके CO2 प्लस H2 प्लस सोडियम ऑफ द सॉल्ट एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, एसिड का सोडियम सॉल्ट फॉर्म करता है। कोई भी एसिड लेंगे, कोई भी एसिड, HCl हो गया, H2O, ठीक, तो उसका एसिड फॉर्म करता है, साथ में CO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर ब्रेड और केक टू राइस, मेकिंग देम सॉफ्ट स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इसका यूज हम लोग केक, ब्रेड इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक द ब्रेड स्पॉन्जी बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये एंटासिड का भी इंग्रेडिएंट होता है, इसको भी एंटासिड में डाला जाता है। बीइंग अल्कलाइन इज न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टोमक। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थोड़ा अल्कलाइन होता है, ठीक, कैसा नेचर होता है? अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर, जिसके कारण हम लोग इसको एंटासिड में यूज करते हैं, जो कि एक्सेस एसिड जो होता है स्टोमक में, उसको, उससे हमें रिलीफ देता है ये। इट ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में भी इसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का, ठीक। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट प्लस, ये सारे रिएक्शन को याद रखना है। यदि हीट करें सोडियम, बेकिंग सोडा को हीट करने से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ठीक। आता है वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। इसका भी जो ऑब्टेंड है, कहाँ से ऑब्टेंड होगा? तो सोडियम क्लोराइड के। और इसका जो फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, बहुत ही हेवी फार्मूला है, देखना है उसको, फार्मूले को। अब बताइए, हैव बीन सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है? बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइन दिस सोडियम कार्बोनेट गिविंग वॉशिंग सोडा। अब बोल रहा है कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट कैसे, हमें सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलता है? तो बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो अब बोल रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर दो उसका, तो हमें क्या मिल जाएगा? यही वॉशिंग सोडा, ठीक। ये फिर वॉशिंग सोडा मिल गया। यूजेज इसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट यूज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? एक टाइप का आई ड्रॉप होता है, ठीक ना। बोरेक्स इज अ आई ड्रॉप। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग, होम वगैरह, फ्लोर वगैरह क्लीन करने के लिए भी इसका यूज होता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक। परमानेंट हार्डनेस, वाटर में जो इंप्योरिटीज होते हैं, परमानेंट हार्डनेस होता है, उसको भी रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब आता है अगला जो है, व्हेन वी हीट क्रिस्टल, वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स व्हाइट।
जैसे क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, क्रिस्टल्स क्या होता है जिसमें कि वाटर का प्रेजेंस हो, ये उसको हीट करेंगे तो वाटर उसमें से रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो उसका सॉल्ट है वो व्हाइट हो जाता है। ठीक, जैसे एक्सपेरिमेंट में देखें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, इसको हीट किया तो जो वाटर है वो निकल जाएगा, जो वाटर है वो निकल जाएगा, लेकिन इसका जो सॉल्ट होगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। मोइस्चन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, देन ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। फिर से यदि उस सॉल्ट को, फिर से उस सॉल्ट को हम यदि वाटर के साथ उसको, वाटर उसमें डाल दें, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर दें, फिर से जो उसका कलर था, फिर से कलर आ जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर, फिर से वो ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक, कॉपर सल्फेट कैसा, ब्लू। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2। नाउ वी विल रीड आउट द, देखो यहाँ जो 5H2O है इसका मतलब क्या होता है कि जो CuSO4 है ये वेट है, भींगा हुआ है, क्या है वो भींगा हुआ है। जैसे देखो नाउ वी विल आंसर दैट। ठीक है, यहाँ 10H2 है तो इसका मतलब वही हो गया, ये जो Na2CO3 है वो क्या है, वेट है। वन सॉल्ट, वन अदर सॉल्ट विच पोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टल इज जिप्सम। ये इंपॉर्टेंट है, जिप्सम है जो कि इसी तरीके का होता है, क्रिस्टल है वो जिसमें कि वाटर होता है। इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल है, 5 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ जो हमारे पास दिख रहा है इसको देख लो, यही होता है जिप्सम। इट हैज केमिकल फॉर्मूला इतना, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, जिप्सम का। जिप्सम का कुछ यूज है जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन it loses water molecules and become calcium sulfate hemihydrated। ये उसका फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है, और लूज करने के बाद वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड हो जाएगा। हेमीहाइड्रेटेड मतलब कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेटेड मतलब H2O, हाफ हेमीहाइड्रेटेड हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, यही क्या है, इसका फॉर्मूला है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, द सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स रिजिड पोजीशन, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही प्लास्टर, यही जिप्सम है। प्लास्टर और जिप्सम तो सेम हो गया, प्लास्टर पेरिस जिप्सम। तो जो डॉक्टर यूज करता है प्लास्टर वगैरह करने के लिए वही होता है जिप्सम, या उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं ना, जिप्सम उसको बोलेंगे। वो क्या होता है, जिप्सम। ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज है वो कहाँ होता है, टॉयज बनाने में, मटेरियल और डेकोरेटिंग मटेरियल बनाने के लिए, किसी भी सरफेस को स्मूथ करना है, स्मूथनेस के लिए बहुत स्मूथ होता है वो। देखोगे कि ये प्लास्टर वगैरह होता है तो कितना स्मूथ होता है, व्हाइट कलर का होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर होता है, सभी ने देखा होगा प्लास्टर वगैरह। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, वाटर के साथ यदि उसको मिक्स कर देंगे तो इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। यदि प्लास्टर ऑफ, जैसे कि हमने तो जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करके उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया था। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करेंगे कि वाटर मिक्स कर देंगे, कितना, हाफ, वन एंड हाफ मिक्स करेंगे, ताकि क्या हो जाए, जो हमारा फॉर्मूला था जिप्सम का उसको कंप्लीट कर पाए, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें हाफ H2O है। अब ये देखना है कि हाफ H2O में कितना H2O हम ऐड करेंगे, X H2O, ये हमें क्या मिल जाए, 2H2O मिल जाए। यही 2H2O ना जिप्सम में होता है, जब इतना मिल गया तो बाकी तो ये CSO4 इधर भी है। वाटर का सिर्फ डिफरेंस है, ठीक, सिर्फ वाटर का डिफरेंस है। तो इसमें कितना ऐड करेंगे हम, वाटर, 1.5 मोल ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, फिर से ये जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि 1.5 मोल ऑफ वाटर को ऐड कर दिए तो फिर से जिप्सम। अब यहाँ बोलता है कि क्या ये 1.5 जो बोल रहा है ये क्या पॉसिबल है कि हम हाफ H2O हाफ ये ऐड कर पाते हैं, क्या हम ऐड कर पाएंगे उतना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन बताया गया है कि एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितना वस्तु चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि इट इज रिटन इन द फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओरिजिनली देखेंगे तो टू यूनिट CaO4, टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaO4 जो है 1 मोल ऑफ वाटर को शो करता है। ये इस तरीके से मतलब कि यहाँ लिखा गया, इट इज रिटन इन द फॉर्म बिकॉज ऑफ टू फॉर्मूला यूनिट, मतलब समझ रहा है। जैसे कि एक यहाँ भी वन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, लेकिन ओरिजिनली जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ टू में क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक H2 ऐड करेंगे। समझ में आ गया। बस ये रिटेन पर्पस के लिए, वन के केस में हम लोग यहाँ रिटेन ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। लेकिन वास्तव में क्या होता है जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ टू फॉर्मूला यूनिट जो होगा CaO4 में उसमें 1 मोल H2 ऐड करेंगे, क्योंकि यदि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो 1 हो जाएगा।
तो उस केस में इजीली एक्सपेरिमेंट हो जाएगा हमारा। लेकिन लिखने के लिए तो हम थ्योरी कैसे भी बना सकते हैं। बस इतना ही था। और कुछ इसमें ज़्यादातर हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट को कवर करने का कोशिश किया है। ओके, लेकिन एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देना है, फिर से एक्सपेरिमेंट हो सके तो पढ़ लेना अपने से। और एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे में क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, उसमें बीच में एक्सपेरिमेंट दिया तो बोल रहा है व्हाट यू ऑब्जर्व समथिंग, कलर चेंज क्या होता है, ये सारी कलर चेंज को क्या ऑब्जर्वेशन रहा उस एक्सपेरिमेंट के प्रति, उस सारे चीज को मेंटेन करना। यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द आंसर ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड which because this all are useful for the experiment examination point of view। सारी चीज को ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।